हेलो एवरीवन, नमस्कार। और आज के वीडियो में हम अपना प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पहली दो वीडियोस मैं बना चुका हूँ, तो प्रीलिम्स 2020 को हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू 20th क्वेश्चंस हम पहली दो वीडियोस में 1 to 10 और 11 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 को डिस्कस। एंड ऐसे करके टोटल इस सीरीज़ में 10 वीडियोस बनेंगी, जिसमें हम सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे कि भाई किस तरीके से इन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ गैस कर सकते हैं एंड कहाँ आपको क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। राइट। सो बिफोर वी बिगिन, मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ मैं आपकी कमेंट पे रिप्लाई करना भूल गया या कुछ हो गया, तो लाइक आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको रिप्लाई करूं, बट टाइम लग सकता है, तो बुरा मत मानिएगा। एंड लेट्स बिगिन। तो 21 नंबर सवाल। नाउ अब तक हमने जो देखे थे, तो दो वीडियोस में पॉलिटी के काफ़ी सवाल चल रहे थे, राइट। एंड पॉलिटी के बहुत बेसिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारे बन रहे थे कि भाई आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है तो आपको वो आना चाहिए। अब आज के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी हिस्ट्री से की तरफ जा रहे हैं। सो औरांग, बनियन एंड मिरासीदार, अगर ये तीन टर्म्स का मीनिंग आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपको कर आना चाहिए, राइट। बट जनरली क्या होता है कि भाई आपको एक आध किसी टर्म का मतलब पता होगा, सारी चीज़ ध्यान से नहीं पता होगी। तो अब क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले इस टर्म को देखो, बनिया, बनियन, बेनियान, राइट। तो इट साउंड्स सिमिलर टू बनिया, है ना। एंड ये हमारा क्लू है कि भाई जो बनिया होता है वो व्यापारी होता है। एंड यहाँ पे इसका जो मीनिंग दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तो ये भी एक किस्म का व्यापारी है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है अपने को सही लग रही है। क्यों? क्योंकि इस टर्म का मीनिंग थोड़ा सा इससे मिल रहा है। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली बनियन का क्या है अर्थ, बट मैं अंदाज़ा इस तरीके से यहाँ लगा सकता हूँ। अब जैसे मिरासीदार का मुझे पता था कि भाई मिरासीदार इज़ द डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, बट अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पता है तो मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि इन सब में 3 आ रहा है एंड मतलब मेरे चांसेस कुछ इम्प्रूव नहीं हुए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप 50% चांस बना सकते हैं कि मतलब अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो आपको हमेशा गैस मारना चाहिए। तो अगर मिरासीदार मुझे पता है सही है, तो मुझे बस इतना पता है कि भाई इन तीनों में से सही आंसर है, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद अब मुझे ये भी लग रहा है कि भाई ये बनियन जो है ये बनिया है एंड ये भी सही है। तो इसके बाद हमारा रह जाता है बी और डी। एंड इसमें से 50% चांस पे बात आ चुके हो। अगर आपको और अंक पता है, नहीं भी पता है, तो भी मैं चाहूँगा कि भाई आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। सही आंसर इस केस में बी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेजरी का नहीं होता, ये वेयर हाउस को बोलते हैं औरंग, राइट। तो ये मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो मेडिवल हिस्ट्री में कुछ ही बेसिक से टर्म्स आपको पता चल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म प्लस बुद्धिज्म, ये आपके 2 हाई वैल्यू टॉपिक्स होते हैं। इनको हमेशा बहुत ध्यान से पढ़िए। क्यों? क्योंकि एक आध सवाल इधर से हमेशा ही आता है। मतलब 2-3 पेजेस के आपके नोट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज के हो जाएंगे, एंड उसमें से एक सवाल आपका डेफिनेटली बनेगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एंड जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर आपको पता है तो ये थेरावडिन जो है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड थेरावडिन, राइट। तो ये वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी कि थेरावडिन दीज आर द सेम थिंग्स। अगर आप चाहोगे कि भाई सेम की सेम स्पेलिंग आपको आपकी किताब में मिल जाए तो शायद किताब में ये वाली स्पेलिंग है, बट ये कनेक्शन, क्योंकि आप इतना टाइम जब लगाओगे तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि हाँ भाई ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो थेरावडिन होते हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू द महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, दे बिलोंग टू द हिनायाना। तो हिनायाना महायाना स्कूल के बीच में किसी को अगर डिफरेंस पता है तो नीचे कमेंट्स में बाकी सबके साथ शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन बुद्धिज्म जैनिज्म आर इम्पोर्टेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमें पता है गलत है। 1 स्टेटमेंट गलत होते ही हमेशा यही करना है आपको। एक भी स्टेटमेंट आपको कुछ पता है तो आके सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो।
क्यों? क्योंकि उससे आप अपना काम आसान कर रहे हो कि देखा एक ही स्टेटमेंट से मुझे 50% चांस आ गया एंड यहाँ मैं तुक्का मार सकता हूँ। तुक्का अभी भी नहीं मैं बोलूँगा इसको, क्यों? क्योंकि कोशिश मेरी रहेगी कि भाई मैं इसे बढ़िया तरीके से सॉल्व करूँ, मैं इस क्वेश्चन को अपना बेस्ट दूँ। दी आइडिया इज़ कि कभी कभार आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एंड जब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तब आप उसे तुक्का बोलोगे। बट अगर आपके पास एक भी और स्टेटमेंट यहाँ आ जाती है कि अगर आपको 2 या 3 स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता है तो भी ये चीज़ आप कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 3 जो है, अब वो तो डेफिनेटली हमें पता है सही ही है, हमें चाहिए स्टेटमेंट 2 के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट 2 जो है उसमें मतलब 3 क्यों सही है? क्योंकि 1 हमने एलिमिनेट कर दिया, तो सिर्फ 2 एंड 3 एंड 3 ओनली। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा ऑप्शन आप करते हो, स्टेटमेंट 3 तो सही है ही। ये वाली स्टेटमेंट अब जैसे मुझे नहीं पता थी ड्यूरिंग द एग्जाम, बट मैंने इस पे बेट किया कि भैया ये 2 एंड 3 होना चाहिए। लोकोत्तराब्दिन वॉज अ सेक्ट ऑफ शूट ऑफ महासंघ का सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अभी काफ़ी डिटेल्ड एक चीज़ है, मतलब मैंने चांस लिया था यहाँ पे क्योंकि मुझे नहीं पता थी ये चीज़, एंड वो चांस मेरा पे ऑफ किया क्योंकि आंसर यहाँ पे बी ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आप पढ़ते हो तो आपको काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हर साल एक आध सवाल यहाँ से बन जाता है। मतलब सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म में, मेडिवल और एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जैनिज्म और बुद्धिज्म से हर साल 1-2 सवाल बन जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जैसे अब बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। अब पिछले वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि भाई हिंदी का भी मैं साथ में रखूँ यहाँ पे, तो मैंने रखा हुआ है, आप साथ साथ पढ़ के चल सकते हैं। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैंने इंग्लिश में पेपर दिया था तो मैं कंफर्टेबल थोड़ा ज़्यादा हूँ उस तरफ, क्योंकि कुछ शब्द आते हैं बीच में हिंदी में, जैसे आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, जिन शब्दों का भाई मतलब मेरा तो चक्कर काट जाते हैं। तो वी विल ट्राई कि भाई मैं दोनों चीज़ों को कवर करूँ, बट इंग्लिश को मैं यहाँ पे ज़्यादा रेफ़र करता चलूँगा क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन इधर ज़्यादा है, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स, तो सबसे पहले तो ये नोट किया हमने कि उसने पूछा करेक्टली एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि भाई इनकरेक्टली एक्सप्लेन करना है वो बताओ, राइट। तो करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था? सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड। तो ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, बट अभी हम इसे मार्क नहीं करेंगे, हम सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स। तो ये भी सही है, मतलब गलत नहीं है ये स्टेटमेंट, मशीन्स इंट्रोड्यूस कराई गई थी। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, रेलवे लाइन्स। बट रेलवे लाइन्स अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर बात करें, फर्स्ट हाफ का क्या मतलब है? 1800 से 1850। तो फर्स्ट रेलवे लाइन अगर आपको याद हो तो वो करीब 1853 या 54 में लगी थी। तो रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, राइट। एंड डी, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। तो ये भी गलत है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वर्स गिवन 0 ड्यूटी। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट करा जाता था सब कुछ, मैनचेस्टर मिल्स से भारत में कपड़ा आता था ताकि भाई ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा मिले। तो ये 2 स्टेटमेंट्स तो गलत है। पहली 2 स्टेटमेंट्स सही लग रही हैं, उनको देखें हम क्या करते हैं। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, हाँ ये क्या है? दिस साउंड्स लाइक अ आउटकम स्टेटमेंट, राइट। एंड मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, दिस लाइक्स अ फैक्ट स्टेटमेंट कि हाँ मतलब ये आउटकम नहीं है कि मशीन्स आई थी बहुत सारी, मशीन इंट्रोड्यूस कराई गई थी जिसके कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज रूइंड। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है सवाल में? एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट, कि भाई हुआ क्या? हुआ मशीनें आई थी बट मशीनों से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइन हो गई, नष्ट हो गई। ये आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई सारे ऑप्शंस पढ़ के चलो, जल्दबाजी में ऑप्शन मार्क नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर वैसे करते हो तो मे भी शायद फर्स्ट आपने कर दिया बट सेकंड भी सही सा लग रहा था, तो कुड हैव बीन द केस। तो ध्यान देना है अपने को, रीड ऑल ऑप्शंस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मेडिवल
मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है तो छोड़ दो। मतलब ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस है कि भाई देखते ही इसको स्किप करने का है, अनलेस ऑफ कोर्स आपको डेट्स याद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्लोज डेट्स हैं कि जैसे अगर राजा भोज की यहाँ बात करें तो ये कुछ 800 AD में थे। पल्लवा किंगडम अंडर महेंद्र वर्मन वन वाज अराउंड आई थिंक 650 के आसपास कुछ। चोला किंगडम 900 से 950 के आसपास थी एंड पाल डायनेस्टी बाय गोपाला 750 के आसपास थी। तो ऐसे तो 100 सालों का फ़र्क है, बट मतलब दिमाग में इस डिस्टिंक्शन को याद रखना, बनाए रखना। अगर आपने देखा हो पहले जो मैंने हिस्ट्री की किताब की भी बात करी थी, स्पेक्ट्रम पढ़ने की जब हमने बात करी थी, तो मैंने बोला था टाइम लाइन्स बनाइएगा अपनी। अगर आपने वो टाइम लाइन्स बनाई थी तो भाई ये स्पेक्ट्रम के अलावा एंशिएंट एंड मेडिवल की अगर आपने टाइम लाइन्स बनाई थी तो ये चीज़ आप कर पाते एंड आपको पता होता कि भाई आंसर 2413 है। बट अगर आप श्योर नहीं हो तो स्किप करना इस क्वेश्चन को बेटर ऑप्शन रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, यहाँ तुक्का मारना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। देन क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देख रहे हो जैसे आप लोग कि भाई मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रही है, राइट। तो हुंडी किस चीज़ को बोला जाता है इन द पोस्ट हर्षा पीरियड? तो हुंडी अगर आपको पता है, अगर आपने हुंडी शब्द को पहले कहीं सुना है तो मतलब आपके लिए बहुत ही आसान है ये सवाल को करना। क्यों? क्योंकि हुंडी आपका क्या होता है? हुंडी आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सीधा सवाल है, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो भाई ठीक है, आगे चलो। नाउ ये एक टिपिकल सवाल है, दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो किताब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये किताब आपने, या मतलब लेट्स से मैंने 6 अटैम्प्ट दिए हैं, 6 अटैम्प्ट्स। कायदे से जितनी किताबें हैं, जो किताबें हैं, मतलब विपिन चंद्रा है या स्पेक्ट्रम है, प्लासी टू पार्टीशन है, मैंने सारी किताबें पढ़ी है। इस किताब, ये देशर कथा का नाम मैंने कहीं नहीं सुना था। तो ऐसे भी सवाल आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं कि भाई आपने चाहे जो पढ़ लिया हो, जितना पढ़ लिया हो, यू हैव नॉट इवन सीन दिस। मतलब सुना तो दूर की बात, देखा तक नहीं है ये। ऐसा होता है कभी कभार कि भाई ये सुना हुआ है, कहीं कुछ इसके बारे में मेंशन था तो हाँ मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट ये तो देखा ही नहीं कभी, ना ही इन भाई साहब का कभी नाम सुना था, साखाराम गणेश देवस्कर। बट फिर भी बिना इस चीज़ के बारे में जाने कुछ लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाए थे। क्यों? लोगों ने देखा कि भाई नाम क्या है ये, देवस्कर, राइट, साखाराम गणेश देवस्कर। तो देवस्कर जो है आपका मराठी नाम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। लेट मी जस्ट चेक। सो देवस्कर जो नाम है, या देवस्कर जो आपकी, या तो देवस्कर जो नाम है ये मराठी नाम है, राइट। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक किसी ने मुझे बताई थी कि भाई उन्होंने इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया था कि देशर कथा के बारे में कुछ नहीं सुना है, इन भाई साहब के बारे में कुछ नहीं सुना है, कुछ क्योंकि आपने किताब के बारे में नहीं सुना है तो आप ऑप्शंस क्या देखोगे? आपने किताब ही नहीं सुनी तो किताब के अंदर क्या था उसकी बात करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। बट उन्होंने, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि ट्रिक क्या थी, उन्होंने बोला कि देवस्कर जो है मराठी नाम है एंड यहाँ बंगाल की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई देवस्कर बंगाल की बात तो नहीं करेंगे, या तो वो पूरे देश की बात करेंगे या फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे, राइट। बंगाल की बात तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और जैसे ही आप ऑप्शन 3 को एलिमिनेट करते हो तो देखो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ए, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। तो बिना इंफॉर्मेशन के अबाउट द टॉपिक आपने स्मार्टली, इंटेलिजेंटली MCQ अटेम्प्ट किया और भाई आपको +2 मार्क्स मिल गए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक। हर चीज़ पे ध्यान दो, बिकॉज देवस्कर, अब वही चीज़ है कि मुझे नहीं पता था, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी को पता है कि भाई देवस्कर मराठी नाम है तो वो ये लोग क्वेश्चन कर पाए, अगर नहीं पता था तो भाई नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र से जो लोग हैं उनको थोड़ा एडवांटेज मिल गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे कभी एक बार आई थिंक 2017-18 में झोड़ पे सवाल आया था, तो जो मतलब
नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, जो राजस्थान हरियाणा यूपी वाले लोग हैं, तो जोड़ पता होता है कि भाई गांव में वाटर बॉडी को बोलते हैं, राइट। तो प्रीलिम्स में सवाल था कि भाई जोड़ वियर्ड क्या होता है, और भैया आपने सुना है तो भैया आपको पता है कि भाई वाटर बॉडी होती है। तो इस तरीके से कभी कभार क्या होता है कि भाई आपको अपना रीजनल नॉलेज का, स्पेसिफिक नॉलेज का फ़ायदा हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे हैं। तो गांधी अर्विन पैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री का सिंपल सा सवाल है, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो सवाल है कि भाई इसमें आपको सही स्टेटमेंट्स ढूंढनी है, सही स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। सो गांधी अर्विन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गांधी अर्विन पैक्ट कब हुआ था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के लिए गांधी अर्विन पैक्ट हुआ था। तो गांधी अर्विन पैक्ट में इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल था, बिल्कुल ये सही है ऑप्शन आपका। एंड नेक्स्ट, विदड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन। तो विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो ऑर्डिनेंसेस क्या है कि सरकार ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्रश करने के लिए या दबाने के लिए उद्देश्य जारी किए थे, उनको वापस लिया जाए, ये गांधी जी की डिमांड थी। तो ये भी सही है, क्यों? क्योंकि मतलब जब आप पैक्ट करते हो तो दोनों चीज़ कुछ ना कुछ नेगोशिएट करती हैं, राइट। तो सरकार ने मांगा कि भाई कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे, कांग्रेस ने मांगा कि भाई सरकार ऑर्डिनेंस वापस ले जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाया जा रहा था। एंड तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है, अब जैसे 1 और 2, अब ये तो है कि भाई पहला ऑप्शन होते ही ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, यही हमारे ऑप्शन बचते हैं। एंड 1 और 2 होते ही हमें दिख गया कि भाई 1, 2 और 4 ही अपना ऑप्शन रह जाता है। तो आपको सेकंड वाले में भी नहीं आना था, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट किया था तो भाई ये आपके ऑप्शन थे। एंड देन यू हैव टू लुक इनटू ऑप्शन नंबर 3। तो एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। तो ये कभी भी आप देखो कि भाई सरकार इस चीज़ के लिए नहीं मानती कि भाई सरकार पुलिस को अपने डंडे की तरह इस्तेमाल करती थी उस टाइम पे। एंड कॉलोनियल मेंटालिटी, कॉलोनियल माइंडसेट जो है ये, उसमें क्या होता है कि भाई अगर आप अपने डंडे को ही सवाल करने लग जाओगे तो अगली बार डंडा सही नहीं चलेगा। तो इसीलिए सरकार को हमेशा इस चीज़ के लिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो दबाव देता था, बट सरकार इस पे जनरली मानती नहीं थी। तो 1 ओनली एंड 1, 3 and 4, 1, 2 and 4 में ये सही है। रिलीज ऑफ दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड बाय दिस साउंड्स इन कीपिंग विद गांधी जी के आइडियल्स। तो ये भी सही है। तो अगर आपको 3 के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2 के बारे में भी नहीं है, तो 1 और 4 से भी आप ये सवाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जैसे हमने देशर कथा का सवाल देखा अभी, तो ये भी उसी टाइप का सवाल है कि भाई जैसे विटाल वधवंसक नाम है इसका। तो विटाल वधवंसक एक मंथली पत्रिका है, मंथली मैगजीन है अबाउट अनटचेबल पीपल, वॉज पब्लिश्ड बाय, कि इसके पब्लिशर कौन थे। तो इस सवाल में मुझे सही जवाब नहीं पता था, राइट। बट मुझे ये पता था कि अगर ये ज्योतिबा फुले ने लिखी होती तो भाई मुझे इसका नाम सुना होता। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, जैसे गुलामगिरी उन्होंने लिखी थी। तो गुलामगिरी के बारे में आप काफ़ी जगह पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। गांधी जी ने अगर ये लिखी होती तो भाई मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे उसके बारे में सुना ही होता, मेंशन तो एटलीस्ट देखा होता। सिमिलरली BR अम्बेडकर ने अगर ये लिखी होती तो भी यू वुड हैव हर्ड, सीन इट समवेयर, कहीं तो देखा होता। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये इतने बड़े नाम है कि भाई इनकी बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है कि भाई ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा, कहाँ लिखा, किस बारे में लिखा। गांधी जी ने तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब ही वाज सेंट्रल टू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एंड उनके जो थॉट, सोच विचार है भाई उनको बहुत डिटेल में पढ़ा जा चुका है, पढ़ते हैं लोग। तो एंड अम्बेडकर जी का ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर फॉर दी अनटचेबल्स, जो दलित्स हैं एंड शेड्यूल कास्ट हैं। तो इन तीनों ने अगर कुछ भी लिखा होता तो यू वुड हैव हर्ड ऑफ इट, कि भाई कहीं ना कहीं देख लिया होता, सुन लिया होता। इन जनाब का नाम भी नहीं सुना था मैंने। तो मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यही था कि भाई ये सही ऑप्शन होना चाहिए, इनका लिखा हुआ होता तो सुन लिया होता, इन जी का नाम नहीं सुना है, इस मैगजीन का भी नाम नहीं सुना है, तो आपस में होना चाहिए। दिस इज़ नॉट
डिडक्शन, ये डिडक्टिव लॉजिक नहीं है, ये इंडक्टिव लॉजिक है। तो इंडक्टिव लॉजिक में गैप्स होते हैं, तो आपको ये तुक्का मान के ही चलना है कि तुक्का मारा गया है यहाँ पे, बट ये तुक्का इसमें सही हुआ। तो इस तरीके से आप अगेन इस सवाल को बिना इन्फॉर्मेशन के सॉल्व कर सकते हो, मतलब बिना सवाल के बारे में इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हो। एंड 29वें सवाल पे है, तो ये बेसिक काफ़ी मेडिवल हिस्ट्री से जैसे अगर आप देखो तो पिछला भी जैसे हुंडी का सवाल आया था या औरांग बनिया वाला सवाल आया था, तो मतलब टर्म रिलेटेड सवाल बन रहे हैं सारे। आपको टर्म्स पे ध्यान देना है, उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो कुल व्याप, द्रोण व्याप जो है यहाँ पे एक मेजरमेंट ऑफ लैंड है। तो अगर आपको ये पता था तो वेल एंड गुड, नहीं पता था तो भाई दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन दैट यू स्किप, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एलिमिनेट करने का तरीका नहीं है ना। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इन शब्दों के बारे में तो जाहिर सी बात है यू कैन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, बट अगर आपको नहीं है तो यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए इट इज़ बेटर टू स्किप दिस। नाउ फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमेशा याद रखो कि भाई जब जो राजा होता है तो उसको ज्ञान देना बहुत पसंद होता है। ज्ञान सारे राजा लोग देते हैं, तो अशोका ने भी ज्ञान दिया है, समुद्रगुप्त ने भी ज्ञान दिया है, हर्षवर्धन ने भी दिया है, कृष्णदेव राय ने भी दिया है, सब ने ज्ञान दिया है। सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन छोड़ी है, तो उस बेसिस पे चलो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, हमें इंस्क्रिप्शन के बारे में देखना ही पड़ेगा। सो इंस्क्रिप्शन है, whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो दिस साउंड्स अ लॉट लाइक अशोका। अशोका क्यों? क्योंकि अशोका ने काफ़ी धर्म फैलाया था, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म फैलाया था, तो इसको हम बोलते हैं धम्म। र की साउंड जनरली आप देखोगे कभी भी तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में कम ही आती है, तो धम्म इन्होंने फैलाया था। तो धर्म में या बुद्धिस्ट टीचिंग्स में ऐसी सारी बातें होती हैं, तो अशोका इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि भाई किस तरीके से सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें मतलब छोड़ने की होती हैं, किस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।